आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस लेटेस्ट जजमेंट की जिसमें यह कहा गया है कि अब 498 ए के अंतर्गत दहेज उत्पीड़न के मामले को जारी रखना बेकार है, इसे रद्द कर देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर आर्टिकल 142 का प्रयोग करके 498 ए दहेज उत्पीड़न का मामला जो दर्ज कराया गया था उसे रद्द कर दिया। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे आखिर क्यों कोर्ट ने कहा कि अब 498 ए के मामले को जारी रखना बेकार है, इसे तो खत्म कर देना चाहिए और चला दी 142 की केची। भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत मामले को ही रद्द कर दिया, जबकि पत्नी की तरफ से यहां पर मामला दर्ज कराया गया था 498 ए के साथ साथ अन्य धाराओं में और साथ में दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत पत्नी ने मामला दर्ज करवाया था। इसके बावजूद भी इस केस को हाई कोर्ट ने क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया, पूरा का पूरा डिसमिस कर दिया। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कि 498 ए के दहेज उत्पीड़न के इस मामले को जारी रखना बेकार है, इसे रद्द कर देना चाहिए। और आर्टिकल 142 संपूर्ण न्याय के लिए यह कोर्ट प्रयोग करती है और इसके अंतर्गत रद्द कर देती है। जय जिनेन्द्र, हम केशियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में पति पत्नी के मध्य एक मेट्रोमोनियल साइट पर इन लोगों की मुलाकात हुई थी। मेट्रोमोनियल साइट पर इन लोगों की मुलाकात हुई थी, वहां पर इन लोगों की जान पहचान हुई। इसके बाद में इन्होंने 23 दिसंबर 2017 को विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत इन लोगों ने शादी कर ली। इन लोगों की शादी हो जाती है, संपन्न हो जाती है। 2017 अप्रैल में इन लोगों की मुलाकात होती है और 23 दिसंबर 2017 को विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत इन लोगों की शादी हो जाती है। ज्यादा देर शादी नहीं टिकती है और अप्रैल 2019 यानी कि जिस दिन मुलाकात हुई थी अप्रैल 17 में और अप्रैल 2019 में इन लोगों के बीच में मतभेद हो जाते हैं। यहाँ इतना विवाद हो जाता है कि अब इनको ऐसा लगता है साथ नहीं रहना चाहिए, यहीं पर हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। और 15 मई 2019 को पत्नी ससुराल छोड़कर अपने मायके वापस चली जाती है और पति और अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज करवा देती है, महिला थाने में मामला दर्ज करवा देती है। मात्र 2 साल ही ये शादी टिकी। अप्रैल 2017 में मुलाकात होती है, दिसंबर में इनकी शादी होती है और मई में पूरी तरीके से रिश्ता खत्म हो जाता है ना। 1.5 साल ही ये लोग साथ रहे, पूरे 1.5 साल। और इसके बाद यहां पर अप्रैल 2019 में इन लोगों के बीच में मतभेद अत्यधिक उत्पन्न हो जाता है। पत्नी यहां पर मायके लौट जाती है, महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। दोनों पक्षों के बीच काउंसलिंग रखी जाती है। 2 जून 2019 को दोनों पक्षों के बीच में यहाँ पर एक सहमति बन जाती है काउंसलर के द्वारा कि भाई साहब ऐसा है कि बहुत लड़ लिया, बहुत झगड़ लिया, अपने 2 साल की पूरी शादी रही जिसमें हम 1.5 साल साथ में रहे और यहाँ पर अब हमारी शादी नहीं टिक सकती है। तो ऐसे में ऐसी स्थिति में हम साथ नहीं रहना चाहते तो म्यूचुअल डिवोर्स कर लेते हैं। क्योंकि काउंसलर 2 चीजों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले उनका फोकस ये होता है कि भाई साहब आपका रिश्ता ना टूटे, कोशिश करते हैं कि आप लोग साथ में रहें। लेकिन जब काउंसलरों को ऐसा लगता है कि नहीं सुनने वाले हैं, किसी की बात नहीं मानने वाले हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं या सबूत दिखा रहे हैं, तो काउंसलर फिर उस तरफ चले जाते हैं कि चलो भाई ठीक है, अब आप लोगों को साथ नहीं रहना तो बेस्ट है कि आप लोग आपस में बैठ के म्यूचुअल डिवोर्स कर लीजिए। और ये काउंसलर वाली जो व्यवस्था है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बनाई गई थी कि ज्यादातर मामलों को ग्राउंड पर ही खत्म कर दिया जाए। सालों साल कोर्ट के चक्कर काटने से अच्छा है कि वहीं निपटा लिया जाए। तो यहाँ पर काउंसलर के द्वारा आपसी सहमति बन जाती है और 2 जून 2019 को यहाँ पर इन लोगों दोनों के बीच में सहमति बन जाती है और आपसी सहमति से यहाँ पर इन लोगों के बीच में सहमति बन जाती है। हालांकि अब इनकी सहमति बनती है कि भाई अभी तो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हुई, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत बढ़िया सा एक मंडप टेंट लगा के और शादी करते हैं। इस पर इनकी सहमति बन गई कि भाई जैसी रीति रिवाज से शादी होना चाहिए वैसी शादी करो ना, ऐसी थोड़ी चलेगी क्या आप कोर्ट में गए कोर्ट मैरिज कर ली, नहीं, बढ़िया शादी होना चाहिए, सबको बुलाएंगे, रिश्तेदार आएंगे, लोग क्या कहेंगे, जलने वालों को जलाएंगे और उसके बाद साथ रहेंगे, बुलाते हैं सबको। चलो तय हो गया। हालांकि यह समझौता अधिक समय तक नहीं टिक सका। 2 जून 2019 को यह समझौता होता है और 21 जुलाई 2019 को यह समझौता टूट जाता है और पत्नी एफआईआर दर्ज करवा देती है। कहती वो ठीक है, हम नहीं मानते। देखो भाई, जिसकी शादी इस बुनियाद पर टिकी हो, विवादों के आधार पर, उसको शादी ही डाउट लगे। अरे भाई आपकी कोर्ट मैरिज हुई है, उसको भी इनको डाउट है। तो ऐसा रिश्ता टिक पाना बहुत मुश्किल होता है। हर चीज में डाउट, हर चीज में डाउट, हर चीज में विवाद। तो यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है इस मामले में
कि पत्नी यहाँ पर कहती भाई कोर्ट मैरिज नहीं, आप तो शादी करो बैंड बाजे के साथ। उस पर भी सहमति बन जाती है, लेकिन ये सहमति 1 महीने नहीं टिक पाती है। पत्नी कहती नहीं ठीक है चलो अब तो केस दर्ज करो आईपीसी की धारा 498A 34 और साथ में दहेज प्रसिद्ध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंतर्गत मामला दर्ज करवा देती है। और पत्नी आरोप लगाती है कि शादी के बाद अब 5 लाख रुपए नगद, सोना और कार की अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे हैं। बात कहीं खत्म नहीं होती। जब मामला आगे बढ़ता है, इन्वेस्टिगेशन में आता है, तो और आरोप लगा दिए जाते हैं कि भाई जिस दिन ये काउंसलिंग हुई थी उस दिन हमको बुलाया जाता है रेलवे स्टेशन में, हम अपने पति से मिलने जाते हैं, वहां पर ससुर एक थप्पड़ जड़ देता है हमको और हमसे 5 लाख की जो बात थी 5 लाख की जगह कहता है मुझे 10 लाख चाहिए और इतना ही नहीं कार भी चाहिए। तो इन लोगों की मांग बढ़ते जाती है। 5 की जगह 10 लाख रुपए चाहिए, सोना चाहिए, कार चाहिए और मुझे थप्पड़ ही मारा। इस कारण से मैं चाहती हूँ कि इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। इन सब तथ्यों को देखने के बाद में दहेज मांगने के आरोप में पत्नी की तरफ से 5 गवाहों को लेकर पुष्टि भी की गई। इस बात की सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की और ये पाया कि शिकायत में विश्वसनीयता पर संदेह है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दर्ज की गई एफआईआर अत्यधिक विलंब और संदेह से परे नहीं है। लेकिन ये कह रही सुप्रीम कोर्ट के देखो इस मामले में 5-5 गवाह हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि इस मामले पर संदेह है। इस बात का भी संदेह नहीं कि पत्नी ने एफआईआर करने में देरी कर दी और इस बात पे भी संदेह नहीं कि इसमें गवाह नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें गवाह भी हैं, जो 5 लोग गवाह लेके गई पत्नी, तो इसमें गवाह भी हैं, तो संदेह भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं कह सकते कि भाई देरी से की गई तो संदेह का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने यह माना कि जब 2 जून 2019 को काउंसलिंग की बैठक में आपसी सहमति के साथ विवाह पुनः संपन्न कराने पर बात बन चुकी थी, तो कथित थप्पड़ मारने का आरोप इसके विपरीत है। अरे भाई उसी दिन तो आपसी सहमति से ये बात हुई थी कि हम विवाह करेंगे। आपसी सहमति इसी पे बनी थी कि भाई साहब ये कह रहे हैं कि भाई हमारी बैंड बाजे के साथ में बढ़िया शादी होना चाहिए, तो उसी दिन तो सहमति बनी और उसी दिन की बात कह रहे हैं कि मुझे स्टेशन पर बुलाया गया, मुझे थप्पड़ मार दिया और जो पहले दहेज मांगते थे उस दहेज की रकम भी बढ़ा दी। तो कहीं ना कहीं कोर्ट को लगता है कि ऐसे में तो संदेह उत्पन्न होता है और इसी बात को और उस वक्त इसी बात को लेकर पति ने तलाक का केस फाइल कर दिया और तलाक का केस फाइल करने के बाद अदालत ने नोट किया कि जब पति द्वारा तलाक की याचिका दायर कर दी गई तो पत्नी के द्वारा पक्षकारों के मध्य विवाह संबंध में कानूनी रूप से समाप्त हो चुका। भाई पति चाह रहा है कि भाई अब तो हमको डिवोर्स चाहिए, मुझे ऐसी पत्नी के साथ नहीं रहना। तो जब इस मामले में यहाँ पर डिवोर्स भी हो गया, तो अब कोर्ट कह रही कि देखो भाई जब इनके बीच में डिवोर्स हो गया है तो ऐसी स्थिति में अब आपराधिक मामले को जारी रखना भी बेकार है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ससुर के खिलाफ जो ससुर पहुंचा था कि भाई मेरे खिलाफ मामला नहीं चलना चाहिए, पति पत्नी के बीच में अब तो डिवोर्स भी हो गया तो मेरे खिलाफ मामला क्यों है, अब तो इसे भी रद्द कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब ऐसे मामले को जारी रखना बेकार है क्योंकि यहाँ पर पति पत्नी के मध्य में तलाक भी हो चुका है। तो इस कारण से यहाँ पर कोर्ट ने ऐसे मामलों को इसलिए रद्द कर दिया कि जितना ये मामला अभी आगे बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा इन लोगों के बीच में दुश्मनी पैदा हो सकती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, कटाक्ष करेंगे, ना जाने किस स्थिति तक जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ससुर के ऊपर जो आपराधिक मामला दर्ज था एफआईआर थी उसे रद्द कर दिया। जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इसका अराइजिंग आउट ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन सीआरएल नंबर है 10817 2024 में पिटीशन ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और यहाँ पर ससुर को बेनिफिट देते हुए बरी कर दिया इस मामले में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।